गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है लोड बॉक्स टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो WDM2 सीरीज़ एंड WDM3 सीरीज़ इंजन के लोड बॉक्स टेस्ट को कैसे कंडक्ट करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं, कितने प्रकार का होता है और क्या क्या पैरामीटर्स लेते हैं, कैसे HP निकाली जाती है, विजुअल इंस्पेक्शन में क्या क्या किया जाता है, इस विषय में बात करेंगे। PDF पहले ही आपको शेयर की जा चुकी है, नोट्स आप पहले ही बना चुके होंगे। सो लेट अस स्टार्ट। आइए देखते हैं कि लोड बॉक्स टेस्ट एक्चुअल होता क्या है। ठीक है, तो लोड बॉक्स टेस्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इंजन की स्टेशनरी कंडीशन में, यानी कि इंजन को स्थिर रखते हुए उसकी एक्चुअल वर्किंग कंडीशन को सिमुलेट किया जाता है और रिलेटेड आउटपुट पे HP कैलकुलेशन एंड परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। ठीक है ना। लोड बॉक्स टेस्ट के दौरान इंजन के आउटपुट को जो है हम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में चेक करते हैं, यानी कि वोल्टेज और एम्पियर हम निकालते हैं और ये जो वोल्टेज और एम्पियर निकाला जाता है वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो जनरेटर का आउटपुट है, आपका ट्रैक्शन जनरेटर या ट्रैक्शन अल्टरनेटर, इसका जो आउटपुट है उस आउटपुट को बजाय ट्रैक्शन मोटर को देने के हम क्या करते हैं कि सेट ऑफ रेजिस्टेंस में उसका कनेक्शन कर देते हैं आउटपुट का। तो ये जो आउटपुट निकलता है वो कैसे डिसिपेट होता है, वो जब रेजिस्टेंस पे जाएगा तो रेजिस्टेंस गर्म होगा और वो हीट में कन्वर्ट होगा ड्यूरिंग लोड बॉक्स, यानी कि हमारे रेजिस्टेंस जो है वो गर्म होंगे जिनको कि ठंडा करने की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से लोड बॉक्स किया जाता है, यानी कि हम अपने ट्रैक्शन जनरेटर से जो आउटपुट ट्रैक्शन मोटर्स को जा रहा है वो ट्रैक्शन मोटर से हटा करके एक सेट ऑफ रेजिस्टेंस जो हमारा लोड बॉक्स होता है उसमें डाल देते हैं और जब हम लोड पे इंजन को चलाते हैं स्टैटिक कंडीशन में तो वो जो आउटपुट है वो उस रेजिस्टेंस पे जाता है, जिससे कि रेजिस्टेंस गर्म होते हैं जिन्हें कि हम ठंडा करते रहते हैं। अगर ग्रिड लोड बॉक्स है तो विद द हेल्प ऑफ एयर, और अगर हमारा वाटर लोड बॉक्स है तो विद द हेल्प ऑफ वाटर सर्कुलेशन। और उस हीट डिसिपेशन से के दौरान जो है हम वोल्टेज और एम्पियर मेज़र करते हैं, उसके आधार पे हम हार्स पावर की गणना करते हैं और एफिशिएंसी को निकालते हैं। ठीक है, दो तरह के होते हैं। पहला होता है ग्रिड रेजिस्टेंस लोड बॉक्स और दूसरा होता है वाटर रेजिस्टेंस लोड बॉक्स। ठीक है, बेहतर कौन सा होता है, दोनों में क्या भिन्नताएं हैं या क्या समानताएं हैं, ये देख लेते हैं। वाटर रेजिस्टेंस में एक खासियत होती है कि इसमें जो है जो लोड है वो हम उसकी कोई सीमा नहीं है वैरी करने की। हम आराम से लोड को कई चरणों में वैरी करते चले जाते हैं और इससे फ़ायदा क्या होता है कि HP का जो कर्व होता है, जो कि आपको ITI में पढ़ाया गया होगा, वो प्लॉट करने में आसानी होती है और एक्चुअल परफॉर्मेंस हमको इंजन की प्राप्त होती है। जबकि लोड बॉक्स अगर रेजिस्टेंस ग्रिड लोड बॉक्स से कर रहे हैं तो यहाँ पे ये लिमिटेशन है कि यहाँ पे केवल 3 से 6 सेट ही वेरी कर सकते हैं, जिस तरह का ग्रिड डिज़ाइन किया गया हो। और चूँकि 3 से 6 सेट ही कर सकते हैं तो नेचुरल है कि हम कर्व को प्लॉट नहीं कर पाएंगे। पहली ये एक लिमिटेशन है। दूसरी है कि वाटर रेजिस्टेंस लोड बॉक्स में क्या है कि ड्यूरिंग लोड बॉक्स टेस्ट लोड पे लगे हुए इंजन में ही हम बड़े आराम से
लोड को वैरी कर सकते हैं। लोड पे इंजन चल रहा है और हम लोड को वैरी कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ए मैकेनाइज्ड मोटर। उस मोटर से ये रेजिस्टेंस प्लेट जो है पानी में डूबी रहती है, जिनको हम पानी में ऊपर नीचे कर सकते हैं और जितने बार चाहें और जितना चाहें उतना हम बड़े आराम से लोड को वैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्रिड लोड बॉक्स की बात करें तो जितने बार हमें लोड चेंज करना होगा उतने बार हमें लोड से इंजन को काटना पड़ेगा, ठीक है, विदाउट लोड करके। तब हम उस सेटअप को चेंज करेंगे, लोड को वैरी करेंगे और फिर हम लोड पे लगाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ी कंडीशन है जिसकी वजह से कि हमें इंटरप्टेड कंडीशन में लोड बॉक्स करना पड़ता है। तीसरा जो है, वाटर लोड बॉक्स में बड़े आराम से हम लंबे समय तक लोड बॉक्स टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, जबकि ग्रिड लोड बॉक्स में ये संभव नहीं है, क्योंकि ग्रिड लोड बॉक्स जल्दी गर्म हो जाता है और उस गर्म होने से एक तो रीडिंग हमारी चेंज हो जाती है और जो वातावरण है वो भी हैजार्डस हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात, ग्रिड लोड बॉक्स को भी डैमेज होने का खतरा रहता है, तो वहाँ पे समय की भी लिमिटेशन है कि बहुत कम समय के लिए ही लोड बॉक्स कंडक्ट किया जाता है, ठीक है ना। अब वाटर लोड बॉक्स में एक प्रॉब्लम है कि ये एक परमानेंट सेटअप है। एक जगह जहाँ लोड बॉक्स बन गया वहाँ से इसको हटाया नहीं जा सकता। एक बड़ा सेटअप है, हमें इंजन को जितने बार लोड बॉक्स टेस्ट पे ले जाना है तो हमें पर्टिकुलरली इंजन को वहाँ पे ले जाना पड़ेगा और वहीं पर लोड बॉक्स कंडक्ट करना होगा। अदरवाइज वाटर लोड बॉक्स बेटर ऑप्शन है at the time of new commissioning or at the time of major repair या at the time of fault diagnostic। ऐसी फॉल्ट जो हमको जो है विदाउट लोड पता नहीं चल पा रही है, इन तीनों अवस्थाओं में हम वाटर लोड बॉक्स को प्रेफर करते हैं, ग्रिड लोड बॉक्स को प्रेफर नहीं करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें ग्रिड लोड बॉक्स की तो ये हैंडी है, मतलब आराम से शिफ्ट किया जा सकता है बहुत कम एफर्ट के साथ, क्योंकि बहुत ही कॉम्पैक्ट एक डिज़ाइन होती है जिसको बड़े आराम से हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं छोटे मोटे एफर्ट के साथ। लेकिन वाटर लोड बॉक्स में एक परमानेंट सेटअप है, जो एक बार लग गया तो जब तक उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा तब तक दूसरा सेटअप नहीं बन सकता। ऐसा सेटअप नहीं है कि बड़े आराम से कहीं से उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रख लें, ठीक है। So this is all about comparison of water load box and grid load box। अब बात करते हैं क्यों करते हैं, कब करते हैं और कहाँ करते हैं, ठीक है। क्यों करेंगे? पहला चीज़ कि हमारा इंजन जिस हॉर्स पावर या जिस आउटपुट के लिए डिज़ाइन किया गया है वो दे रहा है या नहीं, ये देखने के लिए करेंगे। दूसरा, हमारे इंजन के सारे सिस्टम्स यानी ग्लोबल सिस्टम, फ्यूल ऑयल सिस्टम, वाटर कूलिंग सिस्टम, एयर इनटेक सिस्टम, ठीक है ना, ये सारे प्रॉपर वे में कार्य कर रहे हैं कि नहीं, ये देखने के लिए करेंगे। और तब भी करेंगे जब हमें किसी रिलेटेड कंपोनेंट से कोई प्रॉब्लम का सलूशन ना मिल रहा हो, कि प्रॉब्लम तो है लेकिन हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, तब भी हम लोड बॉक्स पे ले जा करके उसको डायग्नोस करने की चेष्टा करते हैं और डायग्नोस करते हैं, ठीक है। कब करते हैं? तो नेचुरल है कि आफ्टर न्यू कमीशनिंग या न्यू मैन्युफैक्चरिंग, जब हमारा नया लोको तैयार होगा उसके बाद हमको उसका लोड बॉक्स टेस्ट करना ही पड़ेगा, जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस हम फाइनल कर पाएँ, हम उसकी हॉर्स पावर एफिशिएंसी को निकाल पाएँ और रेटेड हॉर्स पावर पे इंजन को तैयार करके रनिंग कंडीशन में दें। साथ ही साथ एट द टाइम ऑफ मेजर रिपेयर, ख़ास तौर से आफ्टर मेजर रिपेयर,
हम लोड बॉक्स टेस्ट को करते हैं। मेजर रिपेयर का मतलब ईयरली शेड्यूल, हाफ ईयरली शेड्यूल, ईयरली शेड्यूल, IOH, POH एंड रिबिल्डिंग, ये 5 आपके मेजर शेड्यूल है, जिसमें हाफ ईयरली को हम मीडियम शेड्यूल मानते हैं, लेकिन ईयरली, IOH, POH एंड रिबिल्डिंग, ये 4 आपके मेजर शेड्यूल हैं जिसके बाद हमको करना होता है। और या फिर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को जब डायग्नोस करना हो जो कि पकड़ में नहीं आ रही नॉर्मल कंडीशन में, तब भी हमें लोड बॉक्स करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर कोई हमने मेजर असेंबली चेंज की है, तब भी हम लोड बॉक्स टेस्ट ज़रूर करेंगे, जिससे कि हम उसकी परफॉर्मेंस जांच सकें। मेजर असेंबलीज जब चेंज करते हैं तो उसमें एक ख़ास दिक्कत है कि नॉर्मल कंडीशन में विदाउट लोड चलने पर शायद वो दिक्कत ना करें, लेकिन जब लोड पे जाएं तो वो हो सकता है कि परफॉर्मेंस वाइज अपने को मेंटेन ना कर पाएँ और पूरे इंजन को डैमेज कर दें। उस दशा से बचने के लिए जब भी हम कोई बड़ी असेंबली को चेंज करेंगे तो हम लोड बॉक्स ज़रूर करते हैं। कहाँ करते हैं? तो जहाँ तक जब हम रिपेयर कर रहे हैं, जब हम मेजर शेड्यूल कर रहे हैं, इन दैट केस हम लोड बॉक्स करते हैं शेड एरिया में या वर्कशॉप एरिया में, जहाँ पे कि लोड बॉक्स सेटअप लगा हुआ है, वहीं पर इंजन को ले जा करके करते हैं। आपके लोको वर्कशॉप में जो कमीशनिंग सेक्शन है, वहाँ पर लोड बॉक्स सेटअप एरिया लगा हुआ है। जो लोग वहाँ पे नौकरी करने जाएंगे वो लोड बॉक्स टेस्ट वहाँ पर देख पाएंगे। और आज की डेट में जो माइक्रो प्रोसेसर लोग को हैं, जैसा पहले भी बताया हुआ है मैंने आपको, और या फिर GM लोग को, जो कि आपको अभी देखने को नहीं मिलेंगे, इन दोनों में ये फैसिलिटी दी हुई है कि ये सेल्फ लोड बॉक्स टेस्ट करने में सक्षम है। हमें इंजन को सेल्फ लोड बॉक्स टेस्ट मोड पे ले जाना होता है और इंजन खड़े खड़े ही एक जगह पे खड़ा हुआ उसकी लोड टेस्टिंग की जा सकती है। लेकिन इसमें भी लिमिटेशन है, क्योंकि ये ग्रिड लोड बॉक्स पे आधारित होता है। इसमें वही ग्रिड यूज़ किए जाते हैं जो आपके डायनेमिक ब्रेकिंग में यूज़ हो रहे हैं। तो इसमें एक लिमिटेशन है कि पर्टिकुलर इतने टाइम तक ही लोड बॉक्स कर सकते हैं, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। तो इसमें एक स्मॉल परफॉर्मेंस और चेकअप किया जा सकता है। डिटेल लोड बॉक्स करने के लिए इनको भी वाटर लोड बॉक्स पे ही ले जाना आवश्यक होता है एट द टाइम ऑफ मेजर रिपेयर और मेजर शेड्यूल। ठीक है। मीडियम शेड्यूल के दौरान बड़े आराम से इनका सेल्फ लोड बॉक्स टेस्ट करके इनको हम डायग्नोस करते हैं और साथ ही साथ इनकी एफिशिएंसी चेक करके इनको लाइन पर हम भेज देते हैं। ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कि आफ्टर मेजर रिपेयर और आफ्टर मेजर शेड्यूल लोड बॉक्स के लिए तैयारियां क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले बंद कंडीशन में हमको क्या करना होता है कि एक बार इंजन हमारा पूरा कमीशन हो गया, स्टार्ट करने से पहले वाटर, फ्यूल ऑयल इनको भरना होता है, फ्यूल ऑयल का ब्लीडिंग टेस्ट करना होता है। इसके अलावा जितने भी सप्लीमेंट्स हैं, जैसे ट्रैक्शन जनरेटर का गियर बॉक्स का तेल, गवर्नर में तेल, एक्सप्रेशर में तेल, अगर एयर मेज लगा हुआ है या यानी कि ऑयल बाथ फिल्टर लगा हुआ है तो उसमें डाला जाने वाला तेल का लेवल, राइट एंगल गियर बॉक्स में तेल, ग्रीसिंग एंड रेडर फैन बेयरिंग। इवनली जब रेडर फैन आता है तो उसमें ग्रीसिंग होती है, लेकिन फिर भी हमें चेक करना होता है कि है या नहीं है। ग्रीसिंग इन यूनिवर्सल सॉफ्ट कपलिंग। इसके अलावा फास्ट कपलिंग में कार्डियम कंपाउंड। इसके अलावा जो हॉरिजॉन्टल सॉफ्ट की कपलिंग है उसके रबर रोलर्स हमारे चेंज हुए या नहीं। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं और अपने सप्लीमेंट्स को पूरा करते हैं। इसके बाद हम लूब ऑयल नहीं भरते हैं, पहले हम प्री लुब्रिकेशन करते हैं।
प्री लुब्रिकेशन का मतलब होता है इंजन को स्टार्ट किए बगैर इंजन के हर मूवेबल पार्ट पर लुब्रिकेशन की परत को पहुंचाना विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल मीन्स या एक्सटर्नल पंप। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एक मेजर शेड्यूल करने में नियर अबाउट 20 दिन का समय या 15 से 20 दिन का समय लगता है, और चूँकि सारे के सारे कंपोनेंट ओवरहाल कंडीशन में लगाए जाते हैं तो उनके बीच से लुब्रिकेशन की परत ख़त्म हो जाती है या होती ही नहीं है। तो अगर उस कंडीशन में इस इंजन को स्टार्ट कर दिया जाएगा तो वियर एंड टियर हो जाएगा, और इट कुड बी कि कुछ डैमेजेस भी हो जाए। तो अगर आप पीओएच कर रहे हैं, पीओएच का मतलब होता है कि एक पीओएच के बाद 8 साल तक इंजन को नॉर्मल वर्किंग पर रहना है। तो वो जो 8 साल का समय आपने दिया हुआ है वो 8 साल का समय पूरा नहीं होगा, उससे पहले ही इंजन फेल हो जाएगा। इसके अलावा पीओएच के बाद अगर ईयरली पे भी जाना है या हाफ ईयरली पे जाना है तो कम से कम 1 साल या 2 साल। कुछ कंपोनेंट है जो हाफ ईयरली में चेंज हो जाएंगे तो उनकी लाइफ 1 साल मानी गई है। कुछ कंपोनेंट हैं जो ईयरली में चेंज होंगे जाके, उनकी लाइफ 2 साल की होगी। फिर कुछ ऐसे कंपोनेंट जो आईओएच में ही चेंज होंगे, उनकी लाइफ 4 साल मानी गई है। यानी हमने जो डिज़ाइन किया है शेड्यूल, उसके आधार पे हमें प्रत्येक कंपोनेंट की एक लाइफ निश्चित की हुई है, और ये रनिंग लाइफ है, यानी कि रनिंग कंडीशन में हमारा पर्टिकुलर वो कंपोनेंट उतने समय तक सेफ वर्किंग में रहना चाहिए। तो अगर हम ये स्टेप नहीं करेंगे प्री लुब्रिकेशन, तो नेचुरल है कि शायद वो जो हमने डिज़ाइन किया हुआ है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेजर शेड्यूल के बाद सबसे पहले हम प्री लुब्रिकेशन करते हैं, साथ ही साथ हम अपने लुब्राइल सिस्टम की वर्किंग को भी इसके दौरान चेक करते हैं। प्री लुब्रिकेशन में क्या करते हैं कि जो लुब्राइल का मेन हेडर है, खास तौर से स्टेनर से पहले हम उसको, एक डमी होती है उसमें, उसको खोल देते हैं और उसको एक्सटर्नल एक पंप के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, वो पंप इलेक्ट्रिकली ड्रिवन होता है, और उस पंप को जो है एक ड्रम या कंटेनर के सहारे जोड़ देते हैं जहाँ से वो तेल को सक करता है, और आपके मेन हेडर और सेकेंडरी हेडर और जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए थे स्टेनर के बाद जंक्शन बॉक्स से, वहाँ पे वो लुब्राइल की सप्लाई को भेजता है। ठीक है, तो इस तरीके से हर जगह लुब्रिकेशन की परत पहुंचती चली जाती है, और ये कंटिन्यूअस जब तक चलाते हैं जब तक कि हर जगह से हमको लुब्राइल की ड्रॉपिंग मिलना शुरू ना हो जाए। कहीं स्प्रे पैटर्न मिलेगा, कहीं ओजिंग होगी, कहीं ट्रिकलिंग होगी, कहीं ड्रॉपिंग होगी, और हम इसको चेक करेंगे कि ये हमारा लुब्रिकेशन हर जगह हो रहा नहीं। साथ ही साथ इसके अलावा इंटरनल जो हमारी लाइंस हैं जहाँ से लुब्राइल होकर के हर जगह पहुँचना है, मान लीजिए आपका मेन हेडर ही है, तो सम के अंदर जो मेन हेडर होता है वो जाली के नीचे होता है, और वहाँ से 9 एस पाइप निकल करके 9 मेन बेरिंग में जाते हैं। तो जब हम एक्सटर्नल देंगे और सम्प में तेल नहीं भरा है, तो अगर उन एस पाइप के दोनों जॉइंट पे, एक एस पाइप में 2 जॉइंट होंगे, एक जॉइंट आपका मेन हेडर से लगा होगा और एक जॉइंट आपका मेन बेरिंग से लगा होगा, अगर वो लीक कर रहे हैं तो हमारा लुब्राइल प्रेशर ड्रॉप करेगा और भरे हुए सम्प में वो पकड़ में नहीं आएगा। तो वो भी देखना होता है कि हमारा इंटरनल लीकेजेस हैं तो नहीं। साथ ही साथ जो एक्सटर्नल पाइपलाइंस हैं उन पे भी हम लीकेज चेक करते हैं कि कहीं लुब्राइल की लीकेजेस हैं तो नहीं, और उस आधार पे हम प्री लुब्रिकेशन करते हैं। प्री लुब्रिकेशन के दौरान हमको जो पैटर्न मिलते हैं लुब्राइल फ्लो के, वो होते हैं ओजिंग यानी कॉन रॉड बेरिंग से साइड से तेल रिसाव लेना, मेन बेरिंग से साइड से तेल रिसाव लेके फैलना, कैम बुसेस से, वाल लीवर बुसेस से, हर जगह से तेल आपको निकलता हुआ दिखाई देता है। स्प्रे लाइक जेट्स
पिस्टन से मिलता है, साथ ही साथ आपका कैम गियर नोजल से मिलता है। पोरिंग यानी कि टपकना, FIP सपोर्ट से आपको सम्प के अंदर टपकता हुआ दिखाई देगा। वाल लीवर योक से आपको टपकता हुआ दिखाई देगा। ड्रिपिंग यानी कि लाइनर की इनसाइड वाल से आपको लूब ऑयल नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा। और कैम गियर से आपको और स्प्लिट गियर पे आपको लूब ऑयल गिरता दिखाई देगा। तो ये सारे पॉइंट हमको विजुअली चेक करने पड़ते हैं ड्यूरिंग प्री लुब्रिकेशन। और जब हम सब जगह सेटिस्फाइड हो जाते हैं तब इस प्रक्रिया को बंद करने के पश्चात फिर हम बचा हुआ लूब ऑयल सम्प में फिल कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद हमको इंजन स्टार्ट करना होता है। प्री लुब्रिकेशन के बाद हमको इंजन तुरंत स्टार्ट करना होता है, लेकिन उससे पहले हमें फ्यूल पंप की मोटर को ऑन करके फ्यूल पंप के प्रेशर को मेंटेन करना होता है, जो कि हमको वहाँ मिलता है। साथ ही साथ फ्यूल रिलेटेड जो भी लीकेजेस हैं उनको एग्जामिन करना होता है कि अगर कोई लीकेजेस हैं तो उनको स्टार्टिंग से पहले रिपेयर कर दिया जाए, जिससे कि जो है हमें स्टार्ट के बाद तुरंत इंजन को बंद करना ना पड़े। ठीक है। अब बात करते हैं कि इंजन को स्टार्ट कैसे करते हैं। नेचुरल है कि जब मेजर शेड्यूल करते हैं तो मेजर शेड्यूल में हमारी मेन बेरिंग भी चेंज होती हैं। खासतौर से POH की बात करें, जहाँ पे आपको जाना है, वहाँ 9 की 9 मेन बेरिंग चेंज होती हैं, क्योंकि क्रैंक शाफ्ट पूरी निकाली जाती है और मेन बेरिंग पूरी चेंज की जाती है। तो नेचुरल है कि सबसे जो मेजर और इंटेंसिव पार्ट है वो है आपकी क्रैंक शाफ्ट। तो अगर हमारी मेन बेरिंग सीजर होती है, अगर मेन बेरिंग सीजर होगी तो क्रैंक शाफ्ट अफेक्टेड होगी और नेचुरल है कि एक बड़ा डैमेज होगा, जिससे बचने के लिए सबसे पहला अटेंशन जो हमारा जाता है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, दैट इज़ मेन बेरिंग, कि हमको मेन बेरिंग को चेक करना है। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम इंजन स्टार्ट करेंगे और केवल 30 सेकंड के लिए स्टार्ट करेंगे और उसके बाद सम्प को खोल करके मेन बेरिंग के टेम्परेचर को विद द हेल्प ऑफ लेज़र बीम हम चेक करेंगे। तो हमारी मेन बेरिंग का जो टेम्परेचर है हम उसका डिफरेंस देखते हैं। हमारी 9 मेन बेरिंग के टेम्परेचर में किसी भी मेन बेरिंग का टेम्परेचर का डिफरेंस 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा मिल जाता है तो फिर हम 3 मिनट फिर यही प्रोसेस करेंगे, उसके बाद 5 मिनट फिर यही प्रोसेस करेंगे और उसके बाद फिर हम इंजन को स्टार्ट रख करके 20 मिनट बाद चेकअप को करेंगे और उसके बाद हम मान लेंगे कि हमारी मेन बेरिंग सेटिस्फैक्ट्री वर्किंग में है और अब फेलियर नहीं होगा। दिस इज द लैपिंग पीरियड। ठीक है। क्योंकि मेन बेरिंग नहीं लगी है, बेशक हम जो है अलाइनमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैंडल, लेकिन फिर भी वर्किंग कंडीशन में वाइब्रेशन डेवलप होते हैं, जिनको शुरुआत में मेन बेरिंग को ज़्यादा वेयरिंग होती है। उस कंडीशन में हम मेन बेरिंग की एक तरह से लैपिंग करते हैं और इसको सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में एज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद ही हम इंजन को नॉच अप करते हैं। ठीक है। लिखा हुआ है इफ़ ओके कंटिन्यूअस रन फॉर 5 मिनट एंड स्टॉप। मेन बेरिंग टेम्परेचर चेक करेंगे और ये 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए वन बेरिंग टू अनदर। लीकेज इन लूब ऑयल सिस्टम, साथ ही साथ लीकेज चेक करेंगे, स्पेशली एस पाइप्स। इंस्पेक्ट लूब ऑयल सम्प स्टेनर फॉर एनी फॉरेन पार्टिकल, ये जरूर चेक करते हैं, जिससे ये पता लगे कोई वियर एंड टियर तो नहीं है। उसके बाद 30 मिनट तक चलाएंगे और इस दौरान हम अनयूजुअल साउंड चेक करेंगे, साथ ही साथ वाटर लीकेज भी चेक करेंगे, फ्यूल ऑयल की लीकेज भी चेक करेंगे और लूब ऑयल की लीकेज भी चेक करेंगे एक्सटर्नल, कि कहीं कोई लीकेज है तो उसको बनाएंगे। 30 मिनट के बाद दोबारा इंजन को बंद करके फिर हम मेन बेरिंग चेक करेंगे और वाटर लूब ऑयल वगैरह चेक करेंगे। साथ ही साथ सम्प का एग्जामिनेशन भी करेंगे कि हमारी जाली के ऊपर कोई फॉरेन मटेरियल आया हुआ तो नहीं है। फॉरेन मतलब टूटा हुआ पार्ट, एक्स्ट्रा पार्ट। ठीक है।
इसके बाद हम इंजन का ETS परफॉर्म करते हैं। हम उसको ETS टेस्टिंग भी कहते हैं कि हम इंजन को 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, ले जाते हैं R1 R2 पैक करके, और इंजन के सारे लीकेजेस और सारे फंक्शंस चेक करते हैं, स्पेशली फॉर अनयूजुअल साउंड, स्पेशली फॉर रिस्पॉन्डिंग ऑफ सिलेंडर हेड, यानी कि प्रत्येक सिलेंडर हेड से रिस्पॉन्ड हो रहा है कि नहीं, प्रत्येक सिलेंडर फायर कर रहा है कि नहीं। और इसी दौरान हम हीटिंग एंड कूलिंग टाइम भी नोट करते हैं कि हमारा इंजन 64 से 90 डिग्री कितने देर में पहुंचा इन अनलोड कंडीशन, और वापस जब ठंडा किया हमने R1 R2 निकाल करके तो 90 से 64 डिग्री कितनी देर में आया। ठीक है, तो तुम्हारा हीटिंग टाइम है स्पेसिफाइड वो 22 से 24 मिनट है, जबकि आपका जो कूलिंग टाइम है वो 3 से 3 मिनट है। तो जो न्यू लोको कमीशन लोको हैं, यानी कि आफ्टर मेजर शेड्यूल या आफ्टर रीबिल्डिंग या न्यू कमीशनिंग, तो हमें 3 मिनट की कूलिंग टाइम और 22 मिनट का जो है हीटिंग टाइम, 22 से 24 मिनट का हीटिंग टाइम होना चाहिए। ये हम इंश्योर करते हैं। और इसके बाद इंजन को लैपिंग पे छोड़ देते हैं, जिससे कि इंजन के सारे पार्ट के बीच में प्रॉपर लुब्रिकेशन हो जाए, वो प्रॉपर सेटअप हो जाए जो नया इंजन है। अब इसके बाद हम इंजन को जो है नॉचअप करके इसके सारे पैरामीटर रिकॉर्ड करते हैं इन आइडल कंडीशन, साथ ही साथ सारे लीकेजेस पे ध्यान देते हैं नॉचअप करके। अगर ज़रूरत है तो फिल्टर भी चेंज करते हैं, और हम लोड बॉक्स के लिए नियर अबाउट इंजन को रेडी मान लेते हैं। प्री लोड टेस्टिंग में मैकेनिकल की बात कर लें, सबसे पहला हम क्रैंकेस का एग्जामिनेशन करते हैं आफ्टर शटडाउन। फॉरेन मटेरियल नहीं होना चाहिए, कोई स्प्लिट पिन या लूज नट टूटा हुआ नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई भी इंटरनल लीकेज है तो उसे बनाया जाना है। रनिंग कंडीशन की बात करें, ख़ास तौर से मैकेनिकल, तो सबसे पहला काम होता है OST की परफॉर्मेंस को चेक करना। ओवर स्पीड ट्रिप असेंबली जो लगाई हुई है, जो मैकेनिकली ऑपरेट होती है, उसकी रीडिंग्स को इंश्योर करना कि वो प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं। मान लीजिए WDM2 लोको लगा हुआ है जिसका OST सेटिंग 1140 से 1160 के बीच में होना चाहिए, तो पर्टिकुलरली हम इंजन के RPM को वहाँ तक ले जाएंगे मैनुअली, जिससे कि हमारा इंजन जब इंजन के RPM 1140 से 1160 के बीच में हो तो उस समय OST ट्रिप करके इंजन को बंद करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो हम OST RPM को सेट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि OST ऐसा करे। ठीक है, साथ ही साथ अगर कन्वेंशनल टर्बो लगा हुआ है तो हम टर्बो रन डाउन टेस्ट भी करेंगे, जो कि आपको पहले बताया था कि टर्बो अगर कन्वेंशनल टर्बो है तो हम पहले 8 नॉच पे इंजन को ले जाएंगे, फिर 4 नॉच पे इंजन को ले जाएंगे। 4 नॉच के RPM को जब स्टेबल कर देंगे तो OST या LWS की सहायता से इंजन को बंद करेंगे, और क्रैंकशाफ्ट के रुकने के बाद टर्बो के रोटर की RPM को देखते रहेंगे कि अब टर्बो का रोटर कितनी देर तक मूव करता है। तो वो मिनिमम 90 सेकंड होना चाहिए क्रैंकशाफ्ट के रुकने के बाद। अगर ऐसा है तो टर्बो की एफिशिएंसी ठीक है, अदरवाइज टर्बो में प्रॉब्लम है जिससे दूर किया जाना आवश्यक है। इसके बाद जब ये सारा कुछ हो गया, फिर अब हम इंजन को वापस बंद करेंगे, और अब हम इंजन को लोड बॉक्स टेस्टिंग के लिए रेडी करेंगे। तो लोड बॉक्स टेस्टिंग के लिए स्पेशली कुछ अडाप्टर्स, कुछ सेंसर्स, कुछ गेजेस अलग से लगाए जाते हैं, जिससे कि सारे पैरामीटर जितने भी हमको डिज़ायर्ड हैं ड्यूरिंग लोड बॉक्स वो हम ले सकें।
तो सबसे पहले क्या होता है कि ड्यूरिंग लोड बॉक्स हमें प्रत्येक सिलेंडर का जो है कंप्रेशन प्रेशर, फायरिंग प्रेशर और पीक फायरिंग प्रेशर, 3 चीज़ें हैं। कंप्रेशन प्रेशर, फायरिंग प्रेशर और पीक फायरिंग प्रेशर, ये तीनों रिकॉर्ड करने होते हैं। तो इसके लिए एक अडाप्टर होता है जो डीसी प्लग होता है, डिकम्प्रेशन प्लग जिसको बोलते हैं, आगे ही लगा होता है। उसको खोल करके वहाँ वो अडाप्टर लगा दिए जाते हैं जिसमें एक वाल्व लगा होता है, और ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन एंड लोड कंडीशन हम आराम से उसमें एक गेज लगा देते हैं, और जब उस वाल्व को खोलते हैं तो जो सिलेंडर के अंदर का प्रेशर है वो वहाँ पे मेज़र हो जाता है इन द यूनिट ऑफ PSI। ठीक है, अब ये होता क्या है, कंप्रेशन प्रेशर, फायरिंग प्रेशर एंड पीक फायरिंग प्रेशर। जिस समय इंजन रन कर रहा है, ठीक है, जिस समय इंजन रन कर रहा है, तो अगर हम उसमें पर्टिकुलर उस सिलेंडर में फ्यूल सप्लाई काट दें, फ्यूल सप्लाई कैसे काटेंगे, हम रैक को, उस पर्टिकुलर सिलेंडर के रैक को 0 पे लाके लॉक कर देंगे। एक लीवर होता है जिससे लॉक हो जाता है, उसमें फ्यूल सप्लाई आना बंद हो जाएगी। तो अब उस पर्टिकुलर सिलेंडर में केवल आपको क्या मिलेगा, कंप्रेशन प्रेशर मिलेगा, जिसको हम वाल्व की सहायता से आराम से नाप लेंगे, और ये होना चाहिए 400 PSI। ठीक है, नॉर्मल WDM2 की बात कर रहे हैं। इसके बाद अब हम उस 0 को हटा देंगे, यानी कि अब हमारा वो पर्टिकुलर सिलेंडर फायरिंग करने लगेगा। इसको कहते हैं फायरिंग प्रेशर, जो कि 600 होना चाहिए, 600 PSI। ठीक है, अब वही सिलेंडर अगर हम पर्टिकुलर फुल लोड पे लगा दें उस इंजन को, जिस समय 8 नाच लोड पे इंजन लगा हुआ है, यानी कि अगर 26 हॉर्स पावर का इंजन है तो वो 2200 से 2300 के बीच में हॉर्स पावर दे रहा है, हम इतने पे ही सेट करते हैं ड्यूरिंग लोड बॉक्स। तो उस कंडीशन में जो फायरिंग प्रेशर मिलेगा उस सिलेंडर का विद द हेल्प ऑफ गेज, वो होगा उसका पीक फायरिंग प्रेशर। तो आशा है समझ में आ गया होगा। तो ये तीनों नापने के लिए हम क्या करते हैं कि नी गेज लगाने के लिए हम एडाप्टर लगाते हैं, डिकम्प्रेशन प्लग को खोल करके 16 हो सिलेंडर में ये 16 के 16 एडाप्टर लगा दिए जाते हैं, जिनके वाल्व बंद कंडीशन में होते हैं, जिससे कि हमारा इंजन आराम से स्टार्ट हो सके। इसके अलावा प्रत्येक सिलेंडर का हमको एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर भी नापना होता है। तो उसके लिए हम एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर नापने के लिए ऊपर एक डमी होती है, तो प्रत्येक सिलेंडर में से वो डमी खोल करके और वहाँ पे थर्मोकपल्स लगा देते हैं, जिनका कनेक्शन डिजिटल टेम्परेचर मीटर से होता है 16 सिलेंडर का, जो कि आराम से डैश पे हम नाप सकते हैं। वहाँ पे डिस्प्ले होता है जिससे कि हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमको टर्बो की एफिशिएंसी देखने के लिए टर्बो के एग्जॉस्ट इनलेट पे और चिमनी पे 2 जगह में थर्मोकपल लगाने होते हैं, जिनको कि लगाया जाता है जिससे कि एट द टर्बो इनलेट एंड एट द टर्बो एग्जॉस्ट हम एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर नाप सकें। ये डिफरेंस 50 डिग्री मिनिमम होना चाहिए, तभी हम मानते हैं कि टर्बो की एफिशिएंसी प्रॉपर है। अदरवाइज देयर इज सम प्रॉब्लम इन सिस्टम, जिसे कि दूर किया जाना आवश्यक है। साथ ही साथ आफ्टर कूलर में भी हम इनलेट और आउटलेट पे हम जो है टेम्परेचर गेज या थर्मोकपल लगा देते हैं, जिससे कि आफ्टर कूलर की एफिशिएंसी पता लगे। लुबाइल कूलर में भी लगा देते हैं। नॉर्मली लुबाइल कूलर में लोग बाग नहीं लगाते हैं, आफ्टर कूलर में नहीं लगाते हैं, लेकिन लगाया जाना चाहिए। लुबाइल फिल्टर टैंक में अगर प्रोवाइड नहीं किया हुआ है तो इनलेट और आउटलेट पे लुबाइल प्रेशर गेज लगाया जाएगा, जिससे कि लुबाइल फिल्टर्स की एफिशिएंसी नोट की जा सके कि प्रेशर डिफरेंस कितना हो रहा है एट द टाइम ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से पहले जो लुबाइल मिलेगा, फिल्टर टैंक से पहले जो लुबाइल प्रेशर मिलेगा, वो प्रेशर होगा जो आपका रिलीफ वाल्व से सेट होकर के आ रहा है। ठीक है ना, लुबाइल रिलीफ वाल्व से जो प्रेशर आपने सेट किया हुआ है वही प्रेशर आपको वहाँ मिलेगा। लेकिन टैंक से निकलने के बाद अगर फिल्टर हमारे गंदे हैं, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो प्रेशर ड्रॉप होगा,
तो उस ड्रॉपिंग को चेक करना आवश्यक होता है. दैट शुड नॉट बी मोर देन 1.2 kg/cm². इन एनी केस इन न्यू इंजन इट शुड बी नियर अबाउट जीरो, होना ही नहीं चाहिए अगर नए फिल्टर लगाएं. ठीक है. वाटर पंप के आउटलेट पे भी एक प्रेशर गेज लगाया जाता है जो वाटर पंप के प्रेशर को नापता है ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन, ड्यूरिंग आइडल, ड्यूरिंग 8th नॉच एंड ड्यूरिंग लोड टेस्ट. तीनों कंडीशन में हम वाटर का जो प्रेशर है, वाटर पंप का प्रेशर है, उसको चेक करते हैं और वाटर पंप की एफिशिएंसी को देखते हैं. इसके अलावा हमारे इंजन सम्प में क्रैंककेस का वैक्यूम चेक करने के लिए एक वैक्यूम गेज लगाते हैं. साथ ही साथ एक्सप्रेशर क्रैंककेस में भी एक वैक्यूम गेज प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि दोनों के वैक्यूम को जज किया जा सके ड्यूरिंग लोड कंडीशन. क्योंकि ये दोनों ही ऑयल थ्रोइंग के लिए सबसे बड़े कारक हैं. अगर हमारे सम्प में पॉजिटिव प्रेशर बनता है तो हमारा ऑयल थ्रो कॉज होता है और लुब्रिल कंजम्पशन हाई होता है. सेम एज अगर हमारे एक्सप्रेशर क्रैंककेस या क्या बोलते हैं कंप्रेसर क्रैंककेस में वैक्यूम टूटता है तो भी हमारा जो है ऑयल थ्रो होना शुरू हो जाता है. और कंप्रेसर या एक्सप्रेसर में ऑयल थ्रो अगर होता है कंप्रेसर लाइन में तो नेचुरल है वो फायर का कारण भी बनता है. अब इसके बाद हम इंजन को लोड बॉक्स पे ले जाएंगे और उसके कनेक्शन अकॉर्डिंग टू दिस करेंगे जो कि इलेक्ट्रिकल का काम है. और ये काम इलेक्ट्रिकल करता है इसलिए इससे आपको जानने की ज़रूरत नहीं है. इलेक्ट्रिकल वालों को मिस्टर मानवेंद्र सिंह ने बताया होगा. ब्रेक इन ऑन लोड दिया हुआ है तो 25% ऑफ रेटेड लोड 60 मिनट से 30 मिनट दिया जाता है. अगर नया इंजन है तो 60 मिनट और अगर ओवरऑल इंजन है तो हमारा 30 मिनट. फिर उसके बाद 50% रेटेड लोड दिया जाता है, वो भी सेम कंडीशन होती है. उसके बाद 75% लोड दिया जाता है, वो आपका दुगने पीरियड के लिए जाता है. और उसके पास 100% लोड दिया जाता है, वो भी आप दुगने टाइम के लिए हो जाता है. तो ये कंडीशंस हैं और जिसको इस परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लोग इस पे काम करते हैं. हमें और आपको जो है ड्यूरिंग दिस लोड कंडीशंस अपने इंजन की परफॉर्मेंस वाइज सारे पैरामीटर रिकॉर्ड करने होते हैं और सारे ही अनयूजुअल साउंड्स, इंजन की वर्किंग, इंजन के सिस्टम्स की वर्किंग और एनी टाइप ऑफ लीकेजेस, इन सब पे ध्यान देना होता है. वाइब्रेशंस पे ध्यान देना होता है स्पेसिफिकली कि ड्यूरिंग लोड टेस्टिंग, लोड कंडीशंस हमारे इंजन में वाइब्रेशन कहीं बढ़ तो नहीं रहे हैं. क्योंकि अगर वाइब्रेशन बढ़ेंगे तो हमारा इंजन लॉन्ग टर्म में इन रिस्पेक्ट टू टाइम फेल होगा. और उससे बचाने के लिए कंडीशन बहुत आवश्यक है कि हम ड्यूरिंग लोड इंजन की खास तौर से बारीक से बारीक एनालिसिस करें विद रिस्पेक्ट टू अनयूजुअल साउंड, जिसको एब्नॉर्मल साउंड भी बोलते हैं, एंड वाइब्रेशंस. साथ में सारे तरह की लीकेजेस तो चेक करनी है और पैरामीटर भी चेक करने हैं. सो दिस इज़ द रीडिंग्स. ये आपका रीडिंग पैरामीटर हैं जिनको कि हमको लेना है. लिखा हुआ है रीडिंग टेकन इन ऑल नॉच. ऑल नॉच यानी आइडल से लेके 8 नॉच तक प्रत्येक नॉच पर जो रीडिंग ली जानी है वो ये दी हुई हैं, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है लुब्रिल प्रेशर, उसके बाद फ्यूल ऑयल प्रेशर, उसके बाद बूस्टर एयर प्रेशर, उसके बाद इंजन आरपीएम, उसके बाद रैक पोजीशन, उसके बाद एलसीपी यानी एलसीआर और एक्साइटेशन करंट, जो कि आरपीएम और एक्साइटेशन करंट और एलसीपी पोजीशन ये आपका नोट करता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट. एलसीपी की पोजीशन हम लोग भी नोट करते हैं जिससे कि हम लोगों की स्टेबिलिटी को देख सकें. ठीक है. ये जो दिया हुआ है ऑक्सिलरी वोल्टेज, रेफरेंस वोल्टेज, एसी वोल्टेज,
लोड करंट, लोड वोल्टेज, हार्स पावर, करेक्टेड एचपी, ये सब जो है हमारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट पैरामीटर नोट करता है। हम केवल वी और आई नोट करते हैं और हार्स पावर को अपने पास काउंटर में नोट करके रखते हैं कि हमारे इंजन की हार्स पावर इस तरीके से इतनी निकले। साथ ही साथ वाटर टेम्परेचर भी आइडल और 8 नॉच पे नोट किया जाता है। ठीक है, सॉरी। इसके साथ स्मोक का कलर, करंट लिमिट, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन मैंने बताया था कि लोड कंडीशन में ग्राम पर bhp आवर में निकाला जाता है कि कितने ग्राम फ्यूल ऑयल की खपत पर bhp आवर हो रही है, ये कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए एक ऑपरेटर्स होता है जिसके सहारे तेल की सप्लाई दी जाती है, और या फिर हमारे लोड बॉक्स टेस्टिंग में ही इनबिल्ट होता है। तो हम उससे ये निकालते हैं कि हमारा जो इंजन है वो डिज़ाइन कंडीशन में स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन कर रहा है या उससे ज़्यादा तो नहीं कर रहा है। और अगर ऐसा है तो फिर उस पर करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। एफिशिएंसी, क्रैंक केस वैक्यूम, ये हमारा काम है। इंजन का क्रैंक केस वैक्यूम और एक्सप्रेसर कंप्रेसर का क्रैंक केस वैक्यूम हम रिकॉर्ड करते हैं, और अगर कोई रिमार्क है तो उसको नोट करते हैं। अब इसके बाद करते हैं कि जो मैंने आपको प्लग लगाए हैं, जो आपके एडाप्टर लगे हैं, और जो आपका थर्मोकपल्स या टेम्परेचर गेज लगे हैं, उनका रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है सिलेंडर नंबर 1R 2R, यानी कि राइट साइड 1, राइट साइड 2, राइट साइड 3 होते होते राइट साइड 8, और इस तरीके से लेफ़्ट साइड 1, लेफ़्ट साइड 2, लेफ़्ट साइड 3 होते हुए लेफ़्ट साइड 8। तो इन 16 सिलेंडर का कंप्रेशन प्रेशर और फायरिंग प्रेशर एट द टाइम ऑफ लोड, ये हम रिकॉर्ड करेंगे, और साथ ही साथ एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर भी रिकॉर्ड करेंगे। इसी के साथ टर्बो के इनलेट और आउटलेट पे एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर, वाटर पंप का प्रेशर, ये सब हमको अलग से नोट करना होता है। और ड्यूरिंग लोड टेस्टिंग हमारे वाटर का टेम्परेचर कितना है, ये भी हम रिकॉर्ड करते हैं कि ड्यूरिंग लोड कंडीशन हमारे टेम्परेचर, हमारे जो इंजन का टेम्परेचर है वो 85 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ बार बार इंजन हॉट इंजन में कन्वर्ट होगा और हमारे टाइम को लैप्स करेगा, क्योंकि बार बार फास्ट पंपिंग करनी पड़ेगी इंजन को, और इंजन वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा जिसके लिए वो डिज़ाइन किया गया है। नीचे लिखा हुआ है टर्बो सुपरचार्जर टेक एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर बिफोर एंड आफ्टर TSC। फिर लुबाइल कूलर के लिए भी वही लिखा हुआ है, आफ्टर कूलर के लिए भी वही लिखा हुआ है। लुबाइल फिल्टर पे हमने बताया है आपको, गेजेस लगे हैं, उनको भी रिकॉर्ड किया जाता है कि इनलेट और आउटलेट पे हमारा कितना जो है लुबाइल प्रेशर मिल रहा है और क्या डिफरेंस है। कूलिंग वाटर प्रेशर, यानी कि वाटर प्रेशर कितना आ रहा है आइडल पे और 8 नॉच पे। साथ ही साथ हेडर पे भी हम प्रेशर को चेक करते हैं। ठीक है, ये करेक्शन फैक्टर है। तो करेक्शन फैक्टर का सीधा सा फॉर्मूला है कि वैसे होता है हार्स पावर आपका V × I/746, लेकिन करेक्शन फैक्टर को निकाल करके जो हम एज्यूम करते हैं दैट होता है V × I/700। इससे हम करेक्टेड HP निकालते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि लोड बॉक्स का जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या होगा, और क्या अगर ये है तो फिर उसके रीजंस क्या हैं। तो पहला है कि HP ओके। अगर HP ओके है तो बात ही ख़त्म हो गई। अगर HP उस कंडीशन में आ रही जितनी हमने डिज़ाइन की हुई है उतनी ही आ रही है तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है और हम उसको आगे जाने देंगे। लेकिन अगर HP लो है तो फिर क्या हो सकता है, BAP लेस हो सकता है, रैक लेस हो सकता है, यानी रैक ही कम खुला हो। हमने जो मेंटेनेंस किया उसके दौरान जो सेटिंग की है उसमें कहीं गड़बड़ है, हमारा रैक कम खुला है ड्यू टू एनी रीजंस, दैट इज़ अ लिंकेज ऑफ गवर्नर, दैट इज़ लीवर लेंथ ऑफ गवर्नर एंड सो ऑन, जिसकी वजह से जो गवर्नर डिस्प्लेसमेंट दे रहा है वो रैक तक प्रॉपर नहीं पहुंच रही है। ठीक है,
बीएपी लेस हो सकता है, बीएपी लेस में हमारा टर्बो प्रॉपर काम ना कर रहा हो, हमारे एग्जॉस्ट पोर्ट में कहीं लीकेजेस हो, जो एग्जॉस्ट में डिफॉल्ट लगा है तो उतना एग्जॉस्ट का फ्लो ही ना पहुंच रहा हो, या हमारा टर्बो ही फॉल्टी हो, या हमारा टर्बो बिल्कुल सही काम कर रहा है, आफ्टर कूलर चोक है किन्हीं कारणों से। पर अगर आफ्टर कूलर चोक भी नहीं है तो हो सकता है जो प्रेशर लाइन आ रही है टर्बो से निकल करके, तो प्रेशर लाइन टर्बो से आफ्टर कूलर से एयर गैलरी, और एयर गैलरी से पर्टिकुलर एक एयर इनलेट एल्बो के थ्रू सिलेंडर हेड। ये प्रैक्टिकली है। प्रैक्टिकली क्या है, टर्बो से जो प्रेशराइज एयर आई, जिसको बूस्टर एयर बोल रहे हैं, वो जाएगी आफ्टर कूलर में एक डिस्टेंस पीस के माध्यम से। उस आफ्टर कूलर से ठंडी होकर के हवा कहाँ जाएगी, एयर गैलरी में, और एयर गैलरी से हवा इकट्ठी रहेगी प्रेशराइज होकर, और वो कहाँ निकलेगी, प्रत्येक सिलेंडर हेड में पहुँचेगी पोर्ट, इनलेट पोर्ट पे, यानी इनलेट वाल्व के पैसेज पे, विद द हेल्प ऑफ अ एयर इनलेट गैलरी। तो अब इतनी सारी जगह पे ओरिंग्स और गैस्केट्स लगी हुई हैं। अगर ड्यूरिंग मेंटेनेंस कोई लैप्स होता है, कोई बोल्ट ढीला छूट जाता है, कहीं मिसअलाइन है, तो हमारा लीकेज अगर करेगा तो भी हमारा बूस्टर एयर प्रेशर एयर गैलरी में कम होगा। तो हमें ये सब कुछ चेक करना पड़ेगा एक एक जगह पे। अगर बूस्टर एयर गेज का पाइप, जो कॉपर पाइप गया हुआ है, वही कहीं कट गया रब होकर के, तो वहाँ से लीकेज हो जाएगा। तो हमें बारीकी से इसको देखना होता है कि बूस्टर का मारा तो उसका रीजन क्या हो सकता है। ठीक है, रैक अगर का मारा उसका रीजन क्या, क्या रैक जाम है, क्या हमारे लीवर की लेंथ स्टैंडर्ड नहीं है, या हमारे गवर्नर से ही रैक को लोड कम मिल रहा है ड्यू टू एक्सर्जेंसी सिस्टम। तो ये सारी कंडीशन है। तो या तो बीएपी कम होगा या रैक कम होगा, एलसीआर मूव कर सकता है। ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। अगर हमारा बीएपी कम है, रैक भी कम खुल रहा है और एलसीआर हमारा मैक्सिमम पे पड़ा हुआ है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इंजन पे लोड कम दिया गया है। यू मस्ट नोट इट। ड्यूरिंग लोड कंडीशन अगर हमारा रैक भी कम खुला और बूस्टर भी कम बना और हमारा एलसीआर भी मैक्सिमम पे पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इंजन पे लोड को कम दिया गया है और लोड को बढ़ाया जाना आवश्यक है, तभी वो अपनी परफॉर्मेंस दे पाएगा। अब बीएपी तो ओके है, रैक फुल है, लेकिन फिर भी एलसीआर अगर मूव कर रहा है तो हमारा इंजन वीक है। इंजन वीक का ये मतलब नहीं है कि इंजन प्रॉपर वीक हो गया। इंजन वीक इन द सेंस ऑफ सिस्टम, परफॉर्मेंस सिस्टम वाइज जो है वो इंजन वीक साबित हो रहा है और उसके उन कारणों को ढूंढ करके उसे सही किया जाना आवश्यक है। तो जब तक ये नहीं हो जाएगा तब तक हमारा लोड बॉक्स टेस्ट जो है फाइनल नहीं माना जाएगा। ठीक है। फ्यूल इकोनॉमी, तो अगर हमारा बूस्टर एयर प्रेशर लो रहेगा तो हमारी फ्यूल इकोनॉमी यानी फ्यूल का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो कहता है कि अगर लो बूस्टर एयर प्रेशर है तो चेक टर्बो आरपीएम यानी कि रन डाउन एंड अदर पैरामीटर। पहला, आफ्टर कूलर की जो है एफिशिएंसी को चेक करना आवश्यक है इन द सेंस ऑफ कूलिंग एंड क्लीनलीनेस। जो एयर फिल्टर्स लगे हुए हैं हमारे सक्शन एयर के, उनकी क्लीनलीनेस को चेक करना आवश्यक है। एंड लीकेजेस इन इनलेट एंड एग्जॉस्ट एल्बो, ये चारों रीजन्स हैं जिनकी वजह से हमारा बूस्टर प्रेशर कम हो सकता है। तो इनको बारीकी से चेक करना होता है ड्यूरिंग लोड बॉक्स, और अगर ये वहीं मिल जाते हैं तो हमें इनको रिपेयर भी करना पड़ता है। लोड बॉक्स कभी कभी 4 घंटे में भी हो जाता है और कभी कभी 2 दिन में भी नहीं होता है। उसके रीज़न यही है कि अगर हमारा मेंटेनेंस के जो स्टेप्स हैं वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं किए गए हैं तो एट द टाइम ऑफ कमीशनिंग एंड लोड बॉक्स हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और जब तक वो दिक्कतें सॉल्व नहीं हो जाती तब तक वो लोड बॉक्स का जो परफॉर्मेंस है वो मेंटेन नहीं हो पाता और हम उसी में उलझे रह जाते हैं। ओके। वीक इंजन में कंप्रेशन प्रेशर अगर लेस है तो फिर हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कंप्रेसर प्रेशर चेक करेंगे, और अगर वो ओके है तो फिर हम फायरिंग प्रेशर पे जाएंगे। कंप्रेसर प्रेशर अगर लो है तो पुअर कंबस्शन हो रहा है चैम्बर में, तो हम क्या करेंगे, ब्लो बाई टेस्ट करेंगे।
कमीशन इंजन में ब्लो बाई टेस्ट करने का एक तरीका होता है कि पर्टिकुलर उस सिलेंडर में पिस्टन को जो है टीडीसी पे लाया जाता है, टॉप डेड सेंटर पे लाया जाता है, और उस दशा में यानी कि सेकंड ऑपरेशन में, कंप्रेशन ऑपरेशन के समय, जिस समय कि हमको फ्यूल की इंजेक्शन करना है, उस कंडीशन पे लाते हैं। फ्यूल इंजेक्शन से जस्ट पहले कंडीशन पे वो मार्किंग होती है और वहाँ पे हम, जहाँ पे अडाप्टर लगाया है, वहाँ पे हम 5 kg की हवा को देते हैं और देखते हैं कि वो 5 kg की हवा का प्रेशर कितना बचता है सिलेंडर के अंदर। अगर वो 2 kg से कम है तो फिर हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम है। फिर हम चेक करते हैं टर्बो चिमनी के पास जा कर के कि कहीं हवा का लीकेज वहाँ से तो नहीं आ रहा है। अगर वहाँ से आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे सिलेंडर हेड के वॉल में लीकेजेस है, इसको भी दूर किया जाना आवश्यक है। यानी कि हम सिलेंडर हेड को चेंज करेंगे और वो सिलेंडर हेड पर्टिकुलरली वापस जाएगा री ओवरहॉलिंग के लिए। और अगर वहाँ से नहीं मिल रहा है तो हम सम्प के अंदर चेक करते हैं कि कहीं हवा नीचे तो नहीं निकल रही है, और अगर नीचे निकल रही है तो या तो हमारा लाइनर ओवल है या फिर हमारी जो रिंग्स हैं उन रिंग की सेटिंग गड़बड़ है या रिंग हमारी वेयर आउट हो गई है। ओके, तो इस तरीके से चेक किया जाता है। इन दैट केस अगर नीचे से लीकेज है तो हमको लाइनर और पावर असेंबली दोनों निकालना पड़ेगा और वापस से उनको चेक करके फिट करना पड़ेगा। जब भी हम पावर असेंबली निकालते हैं तो हम पिस्टन रिंगें चेंज करते हैं और उनको रीलोकेट करते हैं। उनका लोकेशन का तरीका यही है कि पर्टिकुलरली पिस्टन रिंग में एक जो गैप होता है बीच में, जो कट होता है, वो कट कभी भी हमारे गजन पिन की सीध में नहीं आना चाहिए। गजन पिन से एग्जैक्ट 90 डिग्री पे होना चाहिए। पहला पिस्टन रिंग अगर एक साइड है तो दूसरा पिस्टन रिंग दूसरी साइड होगा, फिर फिर पहली साइड आ जाएगा, लेकिन वो कम से कम 10 डिग्री इधर, दूसरा ठीक उसके डायगोनल उल्टी साइड चला जाएगा, और अगर 5वां है तो वो 10 डिग्री अपोजिट साइड पलट के, इस तरीके से हम इसको रीलोकेट करते हैं। ठीक है। अब अगर कंप्रेशन प्रेशर ओके है तो हम फायरिंग प्रेशर पे जाएंगे। फायरिंग प्रेशर अगर लो है तो सबसे पहले हम फ्यूल ऑयल प्रेशर को चेक करेंगे। अगर वो लो है तो उस पर काम करेंगे। अदरवाइज़ FIP डिफेक्टिव है तो FIP को हम चेक करेंगे, और अगर हमारा इंजेक्टर डिफेक्टिव है तो इंजेक्टर को डिफेक्टिव करेंगे। ये रिस्पॉन्डिंग बेसिस पे होता है कि हमारा पर्टिकुलर इंजन कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। ओके, सो ये छोटी छोटी चीज़ें दिखाई गई हैं। वो कह रहे हैं कि लव जॉय कपलिंग को चेक करें कि लव जॉय कपलिंग का स्क्रू, जो ग्रब स्क्रू लगा होता है, वो टाइट है या नहीं, क्योंकि बीच में जो मोटर लगी है उसी से आगे पंप लगा हुआ है, और ये बीच में एक लव जॉय कपलिंग होती है जिसके सारे ये मोटर पंप को चलाती है। तो अगर ये स्क्रू हमारा ढीला हो जाए तो हमारी लव जॉय कपलिंग जो है स्लैग कर जाती है, तो मोटर चलती रहती है लेकिन पंप नहीं चलता है और प्रेशर ज़ीरो हो जाता है। सो फर्स्ट कंडीशन इज दिस वन। दूसरा बता रहा है कि अगर हमारे HP पाइप में यानी कि HP ट्यूब में कोई लीकेजेस हो जाती है तो उस कंडीशन में, रनिंग कंडीशन में हम चाहें या ड्यूरिंग द लोड, अगर हमें एकदम से इंजन नहीं बंद करना है तो हम पर्टिकुलर उस FIP के रैक को लॉक कर सकते हैं। ये लीवर द्वारा वो लॉक करके दिखा रहा है, जो मैंने आपको बताया था कि रैक को ज़ीरो कर देते हैं तो ये रैक ज़ीरो हो जाता है और फ्यूल सप्लाई आगे जाना बंद हो जाती है। और अगर हमारा फ्यूल प्रेशर ड्रॉप कर रहा है तो हम टैपिंग करते हैं फ्यूल रेटिंग वाल्व की विद द हेल्प ऑफ अ वुडन वेज या वुडन स्टिक, कि जिससे कि अगर हमारा वाल्व स्टिक हो तो वो अपनी जगह पे आ जाए वापस और फ्यूल ऑयल प्रेशर मेंटेन हो जाए। ठीक है। स्मोक एनालिसिस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे लोड बॉक्स टेस्टिंग का, क्योंकि एक स्वस्थ इंजन, एक फुल्ली मेंटेन इंजन अगर हमारा परफॉर्मेंस देता है तो उसका जो स्मोक है कलरलेस, ओडरलेस होना चाहिए, आंखों में जलन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर
उस टर्बो की चिमनी से जो धुआं निकल रहा है, अगर उसमें दिक्कत है तो उसकी एनालिसिस करना आना चाहिए। टर्बो चिमनी से अगर ब्लैक स्मोक आ रहा है, अगर काला गाढ़ा धुआं आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारे फ्यूल का कंबस्शन पूरा ना होने का रीज़न वही है कि हमारा बूस्टर एयर प्रेशर लो होगा, जिसकी वजह से फ्यूल पूरा नहीं जल पा रहा है। अगर ब्लू स्मोक आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे कंबस्शन चैम्बर में जहाँ पे कि फ्यूल जलता है वहाँ पे ल्यूबाइल भी जल रहा है। ठीक है, तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि पर्टिकुलरली ये ल्यूबाइल कहाँ जल रहा है, इसकी वजह से ब्लू स्मोक आ रहा है, उसका एनालिसिस करके उसको दूर करना होगा। और अगर ब्लू स्मोक के साथ साथ ल्यूबाइल भी आ रहा है, तब फिर हम ये मानते हैं कि टर्बो की ऑयल सील जो है डैमेज हो गई है, जिसे कि चेंज कराना आवश्यक है। और अगर फायर आ रही है, अगर चिमनी से आग निकलना शुरू हो जाए ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन, तो ये मान के चलिए कि हमारे जो एयर फिल्टर हैं वो चोक हो चुके हैं और एयर का स्टार्वेशन हो चुका है, एयर प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से आग लग जा रही है। अब बात करते हैं क्रैंककेस एग्जॉस्टर मोटर, वहाँ से भी एक धुआं निकलता है एलेट साइड में, उसको भी एग्जामिन करना होता है। वो हमें बताता है कि इंजन की इंटरनल हेल्थ कैसी है। अगर वहाँ से ब्लैक स्मोक आ रहा है, इसका मतलब है कि लेस फ्लो पाई है। इंजन सम्प के अंदर जो गैसेस होती हैं उसको ये बाहर निकालने का काम करता है, तो इंजन सम्प के अंदर ब्लैक स्मोक कहाँ से आएगा? नेचुरल है कि वो हमारे पर्टिकुलर किसी भी सिलेंडर से, एक से या दो से या ज़्यादा से, वो नीचे सम्प में लीक कर रहा है। जो कंप्रेशन अंदर हो जाता है, फायरिंग होती है, तो कुछ ना कुछ पार्ट उसमें से लीक करके नीचे जा रहा है। और अगर वो इतना ज़्यादा है कि वो ब्लैक स्मोक में कन्वर्ट कर दे रहा, दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है हमारे इंजन की ब्लोबाई लेस है और हमें उस पर ध्यान देना है। यानी कि हमें पूरे इंजन की ब्लोबाई को चेक करना है और उस पर्टिकुलर इंजन सिलेंडर को डायग्नोस करना है, एक या एक से अधिक जिनको कि चेंज किया आवश्यक है। उस कंडीशन में केवल और केवल एक ही काम है कि जो भी डिटेक्ट होंगे सिलेंडर्स, उनके लाइनर और पिस्टन रीचेक किए जाएंगे और ओवरहाल करके लगाए जाएंगे। ठीक है, अगर लाइनर में ओवल्टी नहीं है तो लाइनर सेम रहेगा, लाइनर का साइज़ ओवर साइज नहीं है तो भी सेम रहेगा, लेकिन पिस्टन ओवरऑल कंडीशन में लगेंगे। कम से कम पिस्टन रिंग्स चेंज होंगी और रीलोकेट होंगी। ओके, अगर वाइट स्मोक आ रहा है क्रैंककेस एग्जॉस्टर से, अगर वाइट स्मोक आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारे क्रैंककेस में वाटर की लीकेज हो रही है और जिसे दूर किया जाना आवश्यक है, क्योंकि वाटर की लीकेज एक बहुत बड़ा कारण है। लुब्रिकेशन सिस्टम में पानी सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर पानी इनग्रेस करता है और वो हमारे लुब्रिकेशन सिस्टम में जगह जगह पहुंचता है, तो जहाँ पे पहुंचेगा वो पानी जो है हमारी लुब्रिकेशन लेयर को तोड़ेगा और जहाँ भी लुब्रिकेशन लेयर टूटेगी वहाँ पे वेयर एंड टियर एंड सीजर की संभावनाएं बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, ग्रे स्मोक, अगर हमारा भूरा स्मोक आ रहा है तो फिर सीजर चांस है पिस्टन या मेन बेरिंग के, जिससे कि चेक किया जाना आवश्यक है। लेकिन अगर कहीं वहाँ से फायर निकलना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि पिस्टन या मेन बेरिंग सीज हो चुकी है अभी तक और इंजन को तुरंत एक्शन में आ रहा है। जैसे ही ग्रे स्मोक दिखाई देता है, हमारा एक्शन अलर्ट पे आ जाता है और हम क्रैंककेस का एनालिसिस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इंजन को बंद करके कि ये ग्रे स्मोक हमको कहाँ से मिल रहा है, क्योंकि ये एक डैमेज होने की निशानी है, शुरुआत होने की निशानी है कि यहाँ पे अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो फिर एक बहुत बड़े डैमेज के लिए हम तैयार रहें। हो सकता है पूरा इंजन ही हमारा ख़राब हो जाए, तो यहाँ से हम बहुत ही जागरूक हो जाते हैं। ठीक है, फायर की कंडीशन तो बहुत ही एबनॉर्मल कंडीशन है, जो लोड बॉक्स टेस्टिंग के दौरान तो इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, उससे बहुत पहले ही हम डिटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इतने सारे चेक्स लगे हुए हैं कि इस संभावना तक पहुँचने की कोई रास्ता ही नहीं बन पाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लोड बॉक्स टेस्टिंग। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कॉल करेंगे और हमसे बात करेंगे। थैंक्स। और अगली क्लास अब इसके बाद जो चलेगी वो जहाँ तक अब हम GM लोको पे जाएंगे, यानी कि WDG4 एंड WDP4 लोको,
दिस इज़ ऑल अबाउट अभी तक जितना भी पढ़ाया है मैंने वो हमारा WDM2 एंड WDM3 सीरीज़ लोकोमोटिव के बारे में पढ़ाया है। तो अब इसमें जो छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं वो जिस समय क्लासेस होंगी उस समय रिज्यूम होंगी, या आपकी जो क्वेरीज़ होंगी जो अभी तक नहीं हो पाई हैं। बहुत से लोग इस तरीके से बात करना नहीं चाहते, वो जब क्लास में आएंगे तभी हो पाएगा, तो उस समय हम दूर करेंगे। नेचुरल है कि हम आपको कोशिश करेंगे कि पर्टिकुलर एक एक चीज़ पे आपको क्लैरिफिकेशन दें। फिर भी अगर आपको लगता है कि अभी कुछ क्लैरिफिकेशन होना है तो यू आर फ्री टू आस्क, आप हमसे पूछें और हम आपको समय होने पर बताने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू।